कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों, इसमें हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड्स की क्लासेस चल रही हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण के जो मॉडल हैं उनके विषय में। तो चलिए इस क्लास को आरंभ करते हैं। शिक्षण के मॉडल हमने आप सभी ने ही सुने होंगे, पैडागॉगी, एंड्रागॉगी और ह्यूटागॉगी। तो आज हम इन्हीं तीनों मॉडल्स को पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे पैडागॉगी का अर्थ। पैडागॉगी जो मॉडल है इसके विषय में पढ़ेंगे। लीडिंग चिल्ड्रंस यानी कि छोटे बच्चों का नेतृत्व करने वाला। पैडागॉगी का अर्थ होता है छोटे बच्चों का नेतृत्व करने वाला, यानी कि इससे प्रतीत हो जाता है हमें कि ये जो मॉडल है ये छोटे बच्चों के लिए है। शिक्षार्थी प्रशिक्षक पर निर्भर है। शिक्षक सभी गतिविधियों को निर्धारित करता है। क्या कह रहा है कि जो शिक्षार्थी है वो पूरी तरह से अपने प्रशिक्षक पे या टीचर पर ही निर्भर है और टीचर ही शिक्षक ही सारी गतिविधियों को निर्धारित करता है। शिक्षार्थी क्या करना है कैसे करना है दोनों से अनभिज्ञ होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने टीचर पर डिपेंड है। तो वो ये बच्चों का मॉडल है, बच्चों का मॉडल है, और बच्चे तो वैसे भी आपको पता ही है। तो शिक्षार्थी उसको पता ही नहीं होता है कि उसको क्या करना है कैसे करना है, ये वो इन दोनों ही बातों से अनभिज्ञ होता है और पूरी तरह से अपने टीचर पर ही निर्भर होता है। शिक्षक वह है जो यह निर्धारित करता है क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, यानी कि जो शिक्षक है वही निर्धारित करता है कि उसको क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है। ठीक है। शिक्षक सीखने का मूल्यांकन करता है। शिक्षक उनके जो बच्चे होते हैं उन्होंने कितना सीखा है क्या, ये सब भी उसका मूल्यांकन भी वो करता है। इस तरह के शिक्षण से शिक्षार्थी बहुत कम अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं वो इस प्रकार के शिक्षण से बहुत ही कम अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के माध्यम से अधिगम कराया जाता है, यानी कि जैसे एक पैटर्न होता है सीबीएसई का, तो ये एक मान्यता प्रदान इसका सिलेबस होता है। तो वही बताए कि जो सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के माध्यम से ये अधिगम कराया जाता है। एक जो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है उसके अनुसार ही इसका जो है पढ़ाया जाता है। प्रेरणा बाहरी दबाव से होती है और ग्रेड के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि पढ़ ले तभी वो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रेरणा होती है पढ़ने की वो बाहरी दबाव से आती है और ग्रेड के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा होती है। ग्रेड के लिए जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मैम 1 नंबर बढ़ा दो प्लीज़, 1 नंबर बढ़ा दो। तो इस प्रकार से ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पर्धा होती है इस वाले पैटर्न में। अब देखिए ये एंड्रागॉगी जो मॉडल है उसको, ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एंडर और एगोगस से आया है, जिसमें एंडर का अर्थ है आदमी और अगोगस का अर्थ शाब्दिक अर्थ है इसका जो एगोगस का जो अर्थ है वो है नेता। इसीलिए एंड्रागॉगी का शाब्दिक अर्थ हुआ लीडिंग मैन, यानी कि वयस्कों का नेतृत्व करने वाला। तो ये जो मॉडल है एंड्रागॉगी मॉडल, ये वयस्क शिक्षार्थियों के लिए प्रयोग होता है। वयस्क शिक्षार्थियों जो है इसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। एंड्रागॉगी वयस्क शिक्षार्थियों के सीखने का एक सिद्धांत है। वयस्क बच्चों की तुलना में अलग अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे कि एक वयस्क अधिक आत्मनिर्देशित होता है, आंतरिक रूप से प्रेरित होता है और सीखने के लिए तैयार रहता है। जो वयस्क शिक्षार्थी होता है वो आत्मनिर्देशित भी होता है और जो प्रेरणा होती है उसके अंदर से आती है, आंतरिक रूप से प्रेरित होता है और वो सीखने के लिए तैयार होता है। सीखने के लिए शिक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार है। वह शिक्षार्थी इसमें अपना स्वयं मूल्यांकन करता है, यानी कि जो शिक्षार्थी है वो उसने क्या सीखा है उसका खुद ही जो है उसका मूल्यांकन भी कर सकता है। जैसे कि कुछ टॉपिक याद किया फिर उसको रिवाइज कर लिया, इस प्रकार से वो अपना जो है मूल्यांकन भी कर सकता है। मॉल्कम शेपर्ड नोल्स द्वारा एंड्रागॉगी की अवधारणा पेश की गई थी, यानी जो एंड्रागॉगी जो मॉडल है जो है शिक्षण का, इसको मॉल्कम शेपर्ड नोल्स द्वारा पेश किया गया था। नोल्स ने माना कि बच्चों और वयस्कों के सीखने के तरीके में काफ़ी अंतर होता है। इसमें शिक्षार्थी को यह तो ज्ञात होता है कि क्या सीखना है, पर यह ज्ञात नहीं होता कैसे सीखना है। मतलब उसको ये तो पता है कि मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इसको पढ़ना है, पर ये नहीं पता कि इस टॉपिक को मुझे कवर कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। तो उसको पता तो होता है कि मेरे को क्या पढ़ना है, पर ये नहीं पता कि उसको कैसे करना है।
वयस्क केवल वही सीखेंगे जो उन्हें लगता है कि उन्हें सीखने की आवश्यकता है, यानी कि जो उनको लगता है कि मेरे को ये पढ़ना है तो वो वही पढ़ेंगे, चाहे फिर उसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। वयस्क सक्रिय अभ्यास और भागीदारी के माध्यम से सीखते हैं। वयस्क एक समस्या के साथ शुरू करते हैं और फिर एक समाधान खोजने के लिए काम करते हैं, यानी कि एक समस्या के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक है, उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो उसी टॉपिक को पढ़ेगा, उसी को समझेगा। तो इस प्रकार से उस टॉपिक की जो उसको समझ नहीं आ रहा है वो एक प्रकार से उसकी समस्या होगी, और उसको समझना बाद में वो उसका समाधान हो गया। तो वो एक समस्या के साथ शुरू करते हैं और फिर समाधान खोजने के लिए कार्य करते हैं। वयस्क अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। एंड्रागॉगी मॉडल में शिक्षक की भूमिका ट्यूटर और संरक्षक की है, यानी जो टीचर है इसमें वो ट्यूटर, जो ट्यूशन टीचर होता है, ट्यूटर और संरक्षक की भूमिका निभाता है, जो प्रशिक्षक को सीखने में उसके स्वयं को निर्देशित करने की क्षमता विकसित करने में शिक्षार्थियों का समर्थन करता है। क्या कह रहे हैं कि जो टीचर होता है वो एक तरह से ट्यूटर और संरक्षक की भूमिका निभाता है, जो शिक्षार्थी को उसको जो है सीखने की क्षमता विकसित करता है। शिक्षार्थी को जो है सीखने की क्षमता टीचर उसमें विकसित करता है। छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि अन्वेषण और खोज के माध्यम से व्याख्या भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूटागॉगी मॉडल ऑफ टीचिंग। ह्यूटागॉगी दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय के स्टीवर्ट हसे और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस कैनियन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है, जो स्वयं निर्धारित अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं? स्टीवर्ट हसे और क्रिस कैनियन, इन दोनों के द्वारा ये ह्यूटागॉगी शब्द जो है इसका जो है इस शब्द को प्रयोग किया गया। इसका अर्थ होता है स्वयं निर्धारित अधिगम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वयं निर्धारित अधिगम के लिए ह्यूटागॉगी मॉडल स्वयं निर्धारित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। यह एक छात्र केंद्रित निर्देशात्मक रणनीति है जो स्वायत्तता और क्षमता के विकास पर जोर देती है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड जो है मॉडल ऑफ टीचिंग है ह्यूटागॉगी मॉडल में सीखने वाला अपने स्वयं के सीखने के केंद्र में, यानी कि जो सीखने वाला है वो अपने स्वयं के सीखने के केंद्र में होता है। वो अपने जो इसमें जो लर्निंग का प्रोसेस होगा वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा, जो सीखने वाला है जो लर्नर है उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है कार्य होगा। शिक्षार्थी जानता है कि उसे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्या कह रहा है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसको दोनों ही पता है। ह्यूटागॉगी स्वयं निर्धारित अधिगम है, छात्रों को आत्मखोज की गहन यात्रा पर ले जाता है। ये जो मॉडल है छात्रों को आत्मखोज की गहन यात्रा पर ले जाता है। तो अभी हमने शिक्षण के जो तीनों मॉडल्स हैं उनको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं, दूसरा अवबोध या बोध स्तर जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहते हैं, और तीसरा चिंतन स्तर जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। जो स्मृति स्तर है ये सबसे कम विचारशील होता है और टीचर सेंटर होता है। इसमें जो टीचर की भूमिका है वो सबसे अधिक होती है और ये सबसे कम विचारशील होता है। और जो स्मृति स्तर है इसको जो है हार्वर्ड शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। अवबोध स्तर ये विचारशील होता है और ये कंटेंट सेंटर्ड होता है, यानी कि जो कंटेंट सेंटर होता है, जो विषय सामग्री होती है उसके अनुसार होता है। इसको मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। और जो सबसे तीसरा और अंतिम स्तर है वो है चिंतन स्तर। ये सबसे विचारशील स्तर है, प्रॉब्लम सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी कि वही जो हमने ह्यूटागॉगी में पढ़ा था कि जो है ये स्टूडेंट सेंटर होता है, और इसको हंट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए अब इन तीनों शिक्षण के स्तर को हम विस्तार में देखते हैं। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यह शिक्षण का पहला और विचारहीन स्तर है। क्या कह रहे हैं कि ये जो स्तर स्मृति स्तर है यह विचारहीन स्तर है। यह स्मृति और मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। यानी कि जो ये स्मृति स्तर है ये स्मृति और जो बच्चे की जो मानसिक क्षमता है उससे संबंधित है। स्टार्टिंग में बच्चों को कुछ जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम उनको याद करने के लिए देते हैं कि ये पढ़ना है, इसको याद करना है, तो वो एक तरह से रट्टा मारते हैं ना, तो ये वही है स्मृति स्तर।
और मानसिक क्षमता से संबंधित है। ये सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। स्मृति स्तर पर शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है। यानी क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण का जो सबसे निम्नतम स्तर है वो स्मृति स्तर है। सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं है। सोचने की क्षमता की भूमिका ही नहीं है इसमें। छात्र केवल उन तथ्यों और सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, रट्टा मार पढ़ाई होती है वो इस स्मृति स्तर में होती है। शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रट कर सीखना है। क्या है कि रट कर सीखना है। शिक्षक की भूमिका प्रमुख है। यहाँ पर जो शिक्षक है उसकी भूमिका प्रमुख होती है, छात्र की भूमिका न्यूनतम होती है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित है। यानी कि जो अध्ययन सामग्री है वो पूरी तरह से व्यवस्थित और पूर्व नियोजित होती है। शिक्षक अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ समझ दो होती है बच्चे की, अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है। स्मरण शक्ति का अच्छा होना आवश्यक है। इसके लिए स्मरण शक्ति का अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा रट्टा मार पढ़ाई करता है। उसी सब जो भी चीज़ें जो भी होता है, सूचना, सूत्र या कानून जो भी होते हैं उनको याद करता है, उन करके ही पढ़ता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक उत्तेजना प्रक्रिया के रूप में, यानी कि जो ये स्मृति स्तर की जो प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया, ये उत्तेजना प्रतिक्रिया के रूप में है। स्मृति स्तर के शिक्षण के कुछ जो गुण हैं वो देखते हैं। निचली कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी, यानी कि जो छोटी कक्षाओं के बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये उपयोगी होता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी कि जो टीचर है उसका प्रभाव इसमें ज़्यादा होता है। स्मृति स्तर का शिक्षण के बोध और चिंतन स्तर को समझने के लिए पहले चरण के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो शिक्षण के जो बोध स्तर और चिंतन स्तर है उन दोनों तक पहुंचने के लिए स्मृति स्तर जो है एक नींव की तरह काम करता है। यानी कि पहले हमें स्मृति स्तर से गुजरना होगा, तब हम बोध स्तर पर पहुंचेंगे और तब उसके बाद हम चिंतन स्तर पर पहुंचेंगे। तो यानी यह जो है पहला चरण के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण के अवगुण देखते हैं। ये छात्र की क्षमताओं के विकास में योगदान नहीं करता, यानी जो छात्र की जो क्षमताएं होती है उसके विकास पर योगदान नहीं देता है। इस स्तर पर छात्र रटकर सीखता है, इसीलिए प्राप्त ज्ञान वास्तविक जीवन की स्थितियों में मददगार नहीं होता, क्योंकि यह छात्रों की प्रतिभा को विकसित नहीं करता। यानी क्या कह रहे हैं, जो छात्र रटकर सीखता है इसमें, और ये जो रट्टा मार जो होता है ये उसके वास्तविक जीवन में जो भी जो है मददगार नहीं होता है, और ये छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने में भी ज़्यादा सहायक नहीं होता है। विद्यार्थियों को सख्त अनुशासन में रखा जाता है। क्या कह रहे हैं, सख्त अनुशासन में रखा जाता है। शिक्षार्थी की भूमिका इसमें निष्क्रिय होती है, क्योंकि पूरी तरह से टीचर जो है इसमें टीचर का प्रभाव होता है, इसीलिए शिक्षार्थी की भूमिका इसमें निष्क्रिय होती है। आगे देखते हैं, इस प्रकार के शिक्षण में बुद्धि का कोई महत्व नहीं है और इसमें प्रेरणा का अभाव होता है। यानी जो स्मृति लेवल का जो शिक्षण है इसमें बुद्धि का कोई महत्व ही नहीं होता और इसमें प्रेरणा है उसका अभाव होता है। अब देखते हैं बोध स्तर। इसको मॉरिसन देखा ना भी हमने, इसको मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यह मॉरिसन ने पेश किया था। बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। बोध स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। क्या कह रहे हैं, जो बोध स्तर है इसमें जो शिक्षण होता है वो स्मृति स्तर की तुलना में थोड़ा उच्च गुणवत्ता का होता है। शिक्षण के स्तर पर शिक्षक छात्रों को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध के बारे में समझाता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। यानी क्या कह रहे हैं, जो शिक्षक है वो छात्रों को जो भी सिद्धांत तथ्य बताता है तो उसको अच्छे से समझाता है कि ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं, ये उसको पूरा डिटेल में समझाता है। इस स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर की शिक्षण बाधा को पार करना आवश्यक है। यानी कि जो बोध स्तर पे पहुंचने के लिए हमें स्मृति स्तर से ही जो है गुजरना होगा। शिक्षण के स्तर को समझना एक अधिक विचारशील शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें छात्र विषय वस्तु को समझता है। यानी कि ये जो बोध स्तर है इसमें छात्र
ये एक प्रकार से विचारशील शिक्षण प्रक्रिया है। छात्र जो है विषय वस्तु को समझता है। इसमें कोई भी जैसे जैसे हम स्कूल टाइम में थे तो जैसे मैथ्स का टॉपिक होता तो टीचर बताता था 1 और 1, 1+1 2 क्यों होता है। इस प्रकार से वो पूरे तथ्यों को एक एक करके जो है छात्र को समझाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र समान रूप से शामिल होते हैं और शिक्षक इस शिक्षण स्तर में चर्चा, व्याख्यान और स्पष्टीकरण इस तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं, इस ये जो बोझ स्तर है इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही जो है समान रूप से भागीदारी करते हैं और जो टीचर है वो छात्र को समझाने के लिए चर्चा, व्याख्यान और स्पष्टीकरण इस तरह की विधियों का प्रयोग करता है। बोध स्तर के गुण। इस स्तर के शिक्षण में छात्रों को अपनी सोचने की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि ये वाले जो शिक्षण का स्तर है इसमें छात्र अपने जो सोचने की उसकी क्षमता है उसका प्रयोग कर सकता है। इस स्तर पर अर्जित ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। यानी कि जब वो स्तर का में जो भी ज्ञान अर्जित किया गया है वो चिंतनशील स्तर का एक प्रकार से आधार बनता है। इसमें प्राप्त किया गया नया ज्ञान पहले अर्जित ज्ञान से संबंधित है, यानी कि स्मृति स्तर से संबंधित है। इसमें जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया वो स्मृति स्तर से संबंधित है। जैसे कि हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें वर्णमाला सिखाई जाती है आ ई ई। जब हम उस वर्णमाला को सीखते हैं उसके बाद ही तो हम जो है पूरे अक्षरों को पढ़ना जो है शब्दों को पढ़ना सीख पाते हैं, पूरे सेंटेंस को पढ़ना सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्मृति स्तर में हमने जो ज्ञान सीखा था वो आगे चलकर बोध स्तर में जो है उस बोध स्तर से संबंधित होता है। विद्यार्थी रटकर नहीं सीखते, यहाँ वे तथ्यों और सूचनाओं और उनके उपयोग और उद्देश्यों को समझकर सीखते। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो विद्यार्थी है वो रट के नहीं सीखता है, तथ्यों को समझकर सीखता है। अब इसके जो अवगुण हैं वो देखते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में असहायक है, छात्र केंद्रित नहीं होता है और इसमें विषय वस्तु पर केंद्रित है। ये जो विषय वस्तु पर केंद्रित है। चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये इसको हंट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं और ये क्योंकि ये हंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह स्तर अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। क्या कह रहे हैं, जो चिंतन स्तर है ये सबसे अधिक विचारशील और उपयोगी है। एक छात्र स्मृति स्तर और समझ यानी कि बोध स्तर से गुजरने के बाद ही इस स्तर को प्राप्त करता है। क्या कह रहा है कि जब जो छात्र है वो स्मृति स्तर और बोध स्तर वाले बोध स्तर को जो है के बाद ही इस स्तर पर पहुंच पाता है। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। क्या कह रहा है, जो चिंतनशील स्तर है वो छात्रों को जो उनके जीवन की जो वास्तविक समस्याएं उनसे कैसे डील करना है, कैसे उनको सुलझाना है, वो यह जो चिंतनशील स्तर है वो इसमें छात्रों को सक्षम बनाता है। इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ता है। छात्र स्थिति को समझकर और अपनी आलोचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके समस्या का हल करने में सफल होता है। यानी कि जो छात्र है वो अपने जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको जानता है, उनको पहचानता है और उसके बाद उनका जो है हल खोजता है और उनको सॉल्व करता है। इस स्तर पर समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करने और उसका समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो चिंतनशील स्तर है इसमें सबसे ज़्यादा जोर किस बात पर दिया जाता है। पहला तो समस्या की पहचान करना, फिर उसको परिभाषित करना और फिर अंत में उसका समाधान खोजने पर ही जोर दिया जाता है। क्या समस्या, जैसे कोई टॉपिक हमें पढ़ना है तो हमने पहचान लिया कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, फिर हम उसके बारे में देखते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये पहले समस्या की पहचान करना, फिर परिभाषित करना और फिर उसका समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक होती है। इसमें जो टीचर होता है उसकी जो भूमिका है वो लोकतांत्रिक होती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता आ जाती है, यानी कि इस स्तर पर आकर जो स्टूडेंट होता है उसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता आ जाती है।
इस स्तर पर जो टीचर होता है वह छात्रों पर अपना उसका जो ज्ञान होता है वह थोपता नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करता है। यानी कि जो टीचर है वो ये कोशिश करता है, ये जो बच्चा है उसकी प्रतिभा और जो उसकी क्षमताएं उनको किस प्रकार से विकसित किया जाए, वो इस बात पर जोर देता है, ना कि इस बात पर कि जो भी उसके पास प्राप्त ज्ञान है उसको टीचर जो है छात्र के ऊपर थोप दे। छात्रों की भूमिका काफ़ी सक्रिय है, यानी कि ये इसमें जो छात्र होते हैं उनकी भूमिका सक्रिय होती है। शिक्षण का चिंतनशील स्तर वह है जो समस्या केंद्रित हो और छात्र मूल कल्पना में व्यक्त हो, यानी कि जो समस्या केंद्रित स्तर ही शिक्षा जो है चिंतन स्तर है। आगे देखते हैं चिंतनशील स्तर के गुण देखते हैं। इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं है, यह शिक्षार्थी केंद्रित। क्या कह रहे हैं कि ये जो चिंतनशील स्तर है इसमें जो शिक्षण होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, शिक्षार्थी पर केंद्रित होता है। इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है, यानी जो बच्चे मेंटली डेवलप हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। इस स्तर पर स्मृति या समझ के स्तर पर शिक्षण की तुलना में शिक्षण अत्यधिक विचारशील और उपयोगी, यानी कि ये इस जो चिंतनशील स्तर है वो स्मृति और जो बोध का जो स्तर है उसकी तुलना में अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। अब देखते हैं चिंतनशील स्तर के शिक्षण के कुछ जो दोष हैं। वो शिक्षण के निचले स्तर पर छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि ये जो चिंतनशील स्तर है ये शिक्षण के जो निचले स्तर यानी कि जो स्मृति स्तर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं है। ये केवल मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए उपयुक्त है। जो मानसिक रूप से बच्चे क्षमता रखते हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। इस स्तर पर अध्ययन सामग्री ना तो व्यवस्थित होती है और ना ही पूर्व नियोजित होती है, यानी जो अध्ययन सामग्री होती है वो व्यवस्थित नहीं होती है, इधर उधर बिखरी होती है। जैसे हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे तो हमें सिलेबस तो पता था, पर जो उसकी जो सामग्री होती थी, पाठन की सामग्री होती थी, उसको हम जो है इधर उधर ढूंढना पड़ता था। जैसे लाइब्रेरी में देखना, कई सारी किताबों में किताबें देखनी पड़ती थी, तब जाके हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ पाते थे, समझ पाते थे। तो इस प्रकार से इसमें जो अध्ययन सामग्री होती है वो जो है इधर उधर बिखरी होती है। इसीलिए छात्र अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों का व्यवस्थित रूप और संगठित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सामग्री इधर उधर जो है बिखरी होती है, इसमें जो व्यवस्थित नहीं होती है। तो इसी प्रकार से कभी जो है एक जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है, हमको उसकी जो स्टडी मटेरियल है वो मिल नहीं पाता, तो हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये वही सेम बात यहाँ पर कही गई। इसीलिए छात्र अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों का व्यवस्थित और संगठित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। चिंतनशील स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण स्तर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट होता है उसको उसको पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो अपनी जो उसका जो टाइम टेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसीलिए इसको आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहते हैं। छात्र इसमें प्राथमिक स्थान पर है और शिक्षक माध्यमिक, यानी कि ये इसमें जो छात्र है उसकी भूमिका अधिक है और टीचर की भूमिका अधिक है। इसीलिए छात्र प्राथमिक स्थान पर है, शिक्षक माध्यमिक। मौलिक सोच और क्षमताओं का विकास होता है। जो चिंतनशील स्तर है इसमें मौलिक सोच और क्षमताओं का विकास होता है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये दोष में नहीं है, ये नोट्स में लिखना। तो दोस्तों जो PDF नोट्स हैं उसके लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।